Good morning, everyone. Seventh class. Today is 1st of February और डे है मंडे। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 है फॉरेस्ट और लाइफलाइन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे कि ग्रीन लंग्स जो वो कहा जाता है फॉरेस्ट को, और फॉरेस्ट जो वो कैसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरा साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो वो कैसे आता है, कैसे जो वो लेते हैं, ठीक है। और हमने ह्यूमस के बारे में पढ़ा था, और हम लोग पढ़ चुके हैं फूड चेन के बारे में, कैसे जो वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो है व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड डायनामिक लिविंग एंटिटी। तो फॉरेस्ट को जो वो डायनामिक लिविंग एंटिटी क्यों कहा जाता है? देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो वो इनको डायनामिक लिविंग एंटिटी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑल द ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, डिपेंड ऑन ईच अदर। दोनों जो वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं एंड हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो भी हर्बीवर्स होते हैं, ठीक है। हर्बीवर्स क्या होते हैं? हर्बीवर्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाएंगे, ओनली प्लांट्स को, ओनली ईट प्लांट। ठीक है, ईट ओनली प्लांट। तो जो कार्निवर्स होते हैं, कार्निवर्स क्या होते हैं? वो जो वो हर्बीवर्स को खा जाएगा। ठीक है, कार्निवर्स जो वो मांसाहारी होते हैं, मांस खाएंगे, ठीक है। तो वो जो वो हर्बीवर्स को खाएंगे, एनिमल्स को खाएंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से ऐसा बोला जा सकता है कि जो भी कार्निवर्स है वो इनडायरेक्टली जो वो प्लांट्स पर डिपेंड है, क्योंकि प्लांट्स को जो वो हर्बीवर्स खा रहे हैं, हर्बीवर्स को कार्निवर्स खा रहे हैं। तो एक साइकिल बन रही है, ठीक है। तो एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आपने याद रखना है। जैसे कि द हर्बीवर्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, हर्बीवर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कार्निवर्स आर डिपेंडेंट ऑन द हार्बीवर्स। ठीक है, जो कार्निवर्स होते हैं वो डिपेंडेंट किस पर होते हैं? हार्बीवर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? द डिकेइंग मैटर ऑफ डेड एनिमल्स। ठीक है, जो भी डेड एनिमल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मिट्टी में मतलब कि सॉइल पर पड़ जाते हैं और सड़ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो प्लांट्स वहाँ पे जो वो न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, तो वो जो वो पेड़ पौधे जो भी प्लांट्स है वो वहाँ से न्यूट्रिएंट उनको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्लांट्स हाउ एंड देयर एक्सक्रीटा एनेबल्स द ग्रोथ ऑफ मोर प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो वो वहाँ पे प्रोवाइडिंग देम विद एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द डिकम्पोजर डिके द डेड मैटर। जो भी डिकम्पोजर होते हैं वो जो वो डेड मैटर को, मतलब जो भी डिके होता है, ठीक है, उनको जो वो डेड मैटर जो भी होता है इन द फॉरेस्ट एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो सपोर्ट करते हैं। हेंस फॉरेस्ट आर कॉल्ड डायनामिक लिविंग एंटिटी। तो इसलिए जो वो फॉरेस्ट को जो वो डायनामिक लिविंग एंटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड एंड सॉइल इरोजन। तो सबसे पहले सॉइल इरोजन की बात करते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? देखिए, जैसे सॉइल होती है, ठीक है, सॉइल के ऊपर वाली जो भी लेयर होती है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप हाथ से उठाते हैं तो सॉइल जो वो हाथ में आ जाती है, तो वो जो ऊपर वाली, ऊपर ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, वो क्या होता है कि जैसे बारिश हुई, बाढ़ आ गई, ठीक है, वहाँ पे जो वो फ्लड आ गया, तो वहाँ से जो वो ऊपर वाली लेयर जो वो दूसरी जगह पे चली जाएगी, वहाँ से मतलब कि वहाँ से ऊपर वाली जो लेयर है वो जो वो किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी। इसी को जो वो सॉइल इरोजन बोला जाता है, ठीक है। और तो जो फॉरेस्ट है वो कैसे जो वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। तो इसको आप समझिए ऐसे कि जैसे जो भी उसकी, जैसे एक प्लांट है, ठीक है, जैसे पेड़ है, ट्री ले लेते हैं बड़ा सा। तो यहाँ पे इसकी जो रूट्स होंगी वो जो वो नीचे तक जाएगी, नीचे तक जाएगी, तो वो जो वो जमीन को, जो भी लैंड होगी, जो भी जमीन होगी यहाँ पे आसपास, जो भी सॉइल होगी, इसको जो वो आपस में जकड़े रखेगी। जकड़े रखेगी, तो जैसे ही बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, तो वो जो ऊपर वाली जो भी लेयर है, जमीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो वो सॉइल नहीं जा पाएगी। तो मतलब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए जो फॉरेस्ट काफी भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट एक्ट्स एन नेचुरल एब्जॉर्बर। ठीक है, फॉरेस्ट जो वो एक नेचुरल एब्जॉर्बर है। देखिए, फ्लड्स को जो वो कैसे रोकता है, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट जो वो एक नेचुरल एब्जॉर्बर है। देखिए क्या होता है कि जैसे जो भी यहाँ पे ट्री है मान लो, ठीक है, ट्री की जो भी रूट्स है वो काफी नीचे तक गई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बारिश हुई, ठीक है, बारिश हो रही है, बाढ़ आ चुकी है, ठीक है, बारिश हो गई, तो बारिश होने के कारण जो वो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया,
ठीक है, पानी इकट्ठा हो गया तो वो नीचे जा रहा है, किसके थ्रू जो वो नीचे जा रहा है, तो रूट्स के थ्रू जो वो नीचे तक जा रहा है, मतलब कि ग्राउंड वाटर जो वो जा रहा है, जैसे कि वाटर टेबल जो वो ऊपर आएगा जब जो बारिश का पानी जो वो नीचे जाएगा, ठीक है, तो वो किसके थ्रू जा रहा है, रूट्स के थ्रू। तो रूट्स जो वो इसमें इसको नीचे ले जाने के लिए जो वो हेल्प कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो वो बाढ़ का खतरा जो वो कम होगा, फ्लड जो वो कम आए, क्योंकि जो भी पानी होगा बाढ़ का पानी वो जो वो जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, ज़्यादा ट्रीज होंगे, तो वहां से जो वो पानी नीचे चला जाएगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर में कमी नहीं आएगी, ठीक है, तो इसी के कारण जो वो फ्लड में भी जो वो फॉरेस्ट प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि उसको रोकने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट एक्ट्स एन नेचुरल एब्जॉर्बर, ठीक है, वो जो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड अलाउ द रेन वाटर टू सिप का मतलब होता है रिसना, ठीक है, वो पानी जो वो नीचे रिस जाता है इन टू द अर्थ, एज ए रिजल्ट द वाटर टेबल ऑफ द एरिया नियर द फॉरेस्ट इज हाई। तो जो वाटर टेबल होता है वो वहाँ पे जो वो हाइयर मतलब कि लेवल पर आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, देखिए यहाँ पे द फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड। जो फॉरेस्ट होता है फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है एंड फ्लड को जो प्रिवेंट करता है। दिस इज बिकॉज द प्लांट्स एंड ट्रीज prevent the rainwater from directly flowing away. In this way, forests allow the regulating supply of water to the nearby streams. Also, the roots of the plants wind the soil and prevent heavy rainfall always from flowing it away. Hence, they also prevent soil erosion. तो soil erosion के बारे में आपको बता दिया है कि soil erosion को जो वो कैसे रोकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को जो वो कैसे रोकता है, रोकने में जो वो हेल्प करता है फॉरेस्ट। देखिए क्या होता है कि जो भी पॉल्यूशन होता है उसमें जो वो सबसे मेन जो भी गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी चीज़ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या जहाँ पे ज़्यादा जो वो ट्रीज होंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो मतलब एक प्रकार से कंट्रोल बना रहेगा, ठीक है, मेंटेन वो उसको रखेगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होगी तो पॉल्यूशन में कमी आएगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द एयर आल्सो रिमेन कूल। वहाँ पे जो वो एयर भी जो वो कूल रहेगी, ठीक है। देखिए क्या होता है यहाँ पे जैसे जो भी प्लांट्स होते हैं उनको जो वो जैसे लीव्स में आपने देखा है कि लीव्स में आपने पढ़ा है पहले, देखा तो नहीं होगा, ठीक है। तो लीव्स में जो वो फूड तैयार होता है आपको पता है, ठीक है। तो सनलाइट जो वो यहाँ पे पड़ेगी तो वाटर जो वो नीचे से रूट्स के थ्रू जो वो ऊपर आएगा, जाइलम जो वो ऊपर लेकर के आएगा, ऊपर जो वो लीव्स तक पहुंचेगा, ठीक है, वहां पर जो वो उनका खाना तैयार होगा। तो जितना पानी जो वो वहाँ पे यूज हो गया वो जो वो यूज हो जाएगा, मतलब ठीक है, उसके बाद जो बच गया वो जो वो इवेपोरेट हो जाएगा वहां से, ठीक है। जो इवेपोरेशन होगी वहां से, ठीक है, तो वहां से अगर ज्यादा ट्रीज होंगे तो ज्यादा इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन होगी तो मतलब कि एनवायरनमेंट में जो है वो मतलब कि एनवायरनमेंट जो वो हमारा कूल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस द एयर आल्सो रिमेन कूल। वहाँ की एयर जो वो ठंडी रहती है, हमेशा कूल रहेगी, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन को भी ये कम करता है। टू इज लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्सॉर्ब द नॉइस। तो फॉरेस्ट होते हैं वो नॉइस को भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं नियर बाई हाईवे। जैसे कि आपने हाईवे के आसपास देखा होगा तो वहाँ पे जो पॉल्यूशन, अगर वहाँ पे जो वो जंगल है, फॉरेस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन भी कम ही होता है। हाउ फॉरेस्ट प्रिजर्व द वाटर साइकिल, ठीक है, तो हमने अभी देखा कि जो वाटर है तो इवेपोरेशन भी होती है, ठीक है, लीव्स में से जो इवेपोरेट होता है, तो ये जो वो वाटर साइकिल को ही जो वो हेल्प कर रहा है, को ही प्रिजर्व कर रहा है। देखिए वाटर साइकिल क्या होता है, एक बार मैं फिर से बता दूं, वाटर साइकिल होता है जैसे कि नीचे जो वो पानी है, पानी जो वो इवेपोरेट होके जो वो ऊपर उठ रहा है, इवेपोरेट होके जो वो ऊपर उठा, ऊपर जाके जो वो वहाँ पे कंडेंसेशन हुई तो बारिश बनकर पानी नीचे आ गया फिर से। तो वैसे ही नीचे ऊपर जाता रहता है, तो इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, वाटर साइकिल को भी प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे वही लिखा है ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वो ये सारा प्रोसेस होता है। वी नो दैट प्लांट्स गेट्स rid ऑफ एन एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया लीव्स में से जो वो यहाँ पे इवेपोरेट होता है, तो वो यहाँ पे लिखा है वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ
पोर्स, ठीक है। इसके बारे में आगे वाली क्लासेज में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे कि पोर्स क्या होते हैं, इनके पोर्स से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपीरेशन, वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू प्लांट्स, ठीक है। वाटर जब ऊपर जा रहा है वहां से जो ट्रांसपीरेशन हो रही है, ठीक है, तो इसलिए जो वो ये वाटर साइकिल को भी प्रिजर्व करता है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना काफी है। होमवर्क करते रहिए, भेजते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।